हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशु नावेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के एपिसोड सुनने हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 13। अब आगे। डॉक्टर को अयांश की बातों पर भरोसा नहीं हुआ और उसने कहा, तुम मुझसे झूठ बोलकर मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। तुम लोग मुझे बहुत कम आंक रहे हो। हालांकि डॉक्टर अंदर से डरा हुआ था। ऐसी बात है तो फिर तुम्हें इंतजार करना चाहिए। मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने के लिए बहुत टाइम है, लेकिन तुम्हारे पास नहीं। अयांश अपनी कुर्सी के पीछे झुक गया और सख्त नजरों से उसे देखने लगा। अयांश के हाव भाव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह झूठ नहीं बोल रहा। डॉक्टर को अचानक अपने हाथ में दर्द महसूस हुआ। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जहां इंजेक्शन लगा था वहां पर अजीब से निशाना बनने लगे। डॉक्टर ने तुरंत अपने कपड़े उतारे और कांपते होठों से बोल, तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया? मुझे एंटीडोट दो। मेरे पास उसका एंटीडोट है, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम्हें किसने भेजा था। अयांश तुरंत बोला। डॉक्टर अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था और बोला, मैं वह व्यक्ति नहीं हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने वफादार होगे, लेकिन दुर्भाग्य से तुमने गलत व्यक्ति का साथ दिया। शायद तुम्हें यह नहीं पता कि तुम अपनी जान देखकर जिसे बचा रहे हो, जब उन्हें पता चलेगा कि तुम पकड़े गए तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर अभी भी अपने हाथ के दर्द से परेशान था। उसने अपने दांत भींचे और अपनी बात पर अड़ा रहा। तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अगर तुम अभी भी थोड़ा और इंतजार करोगे तो तुम अपना वह हाथ गंवा दोगे। अयांश उसके दिमाग के साथ खेलता रहा। अयांश के दबाव देने और उसके दर्द ने उसे ज्यादा सोचने नहीं दिया और वह तुरंत बोला, मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन तुम्हें भी मुझे बचाना होगा। अगर उस आदमी को पता चल गया कि मैंने उसे धोखा दिया है तो वह मुझे नहीं छोड़ेगा। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। अयांश ने गंभीर चेहरे से उसकी ओर देखा। डॉक्टर हिचकिचाते हुए बोला, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसके हाथ में एक सांप का टैटू था। क्या सांप का टैटू? अयांश ने उसकी आंखों में गंभीरता से देखा कि कहीं वह झूठ तो नहीं बोल रहा। जब वह उस दिन मुझसे मिलने आया था तो उसने सूट पहना था और साथ में बेसबॉल कैप और मास्क लगाया था। डॉक्टर जितना कुछ चाहता था उसने सब कुछ बताया। बस मैं इतना ही जानता हूँ, मुझे जल्दी एंटीडोट दो, उसने बेचैनी से कहा। क्या तुम उस आदमी के अलावा और किसी से नहीं मिले? उद्धरण चिन्ह। नहीं। क्या तुम जानते हो कि वह क्या चाहते थे? उद्धरण चिन्ह। नहीं, उन्होंने मुझे बस उस बूढ़े आदमी को कोमा में रखने के लिए कुछ दवाई दी थी। अयांश ने डॉक्टर की आंखों में देखा और बोला, उसे दवा दे दो। केल्विन ने तुरंत इंजेक्शन लगाया। अभी तुम्हें यही रहना होगा, मेरे आदमी तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। अयांश उसे अभी जाने नहीं दे सकता क्योंकि उसे अभी भी मास्टरमाइंड की पहचान के लिए उसकी जरूरत थी। डॉक्टर डर से अयांश की ओर देख रहा था और उसने अपना सिर हिलाया। कमरे से बाहर निकलते ही अयांश ने केल्विन से कहा, इस आदमी ने जो कुछ कहा उसे ध्यान में रखकर गुनहगार को ढूंढो। ठीक है। इश्की अभी सोई थी कि अचानक उसके फोन की घंटी बजने लगी। उसने अपना फोन उठाया और तुरंत बोली, हेलो। तुम अभी भी सो रही हो? सुबह हो चुकी है। ज्ञान की आवाज दूसरी तरफ से आई। तुम्हें उसकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो जाग रहे हो, है ना? उद्धरण चिन्ह। हाँ, मैं उठ गया हूँ। मैं कुछ खाने के लिए बाहर जा रहा हूँ। क्या तुमने खाना खा लिया? ज्ञान ने पूछा। नहीं। इश्की को अचानक याद आया कि आज सुबह जब वह उठी तो उसे कुछ खाने के लिए दिया गया था, लेकिन वह बिना खाए ऊपर आ गई। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें लेने आऊं और फिर हम साथ में खाना खाने चलेंगे? ठीक है, मैं तुम्हें अपना एड्रेस बता दूंगी। इश्की ने अपनी आंखें बंद कर ली जबकि ज्ञान अभी भी बातें करता रहा। इश्की, तुमने जो लोकेशन भेजी है वह काफी नहीं है। क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? इश्की ने कोई जवाब नहीं दिया तो ज्ञान ने फोन काट दिया। ज्ञान ने फोन निकाला और इश्की की लोकेशन निकालने के बाद टैक्सी से अयांश के विला की ओर चल पड़ा। टैक्सी से उतरकर ज्ञान ने गेट की बेल बजाई। इश्की ने अपनी आंखें खोली और यह सोचकर कि उसे परेशान करने कौन आ गया, वह नीचे आई। जब उसने गेट पर ज्ञान को देखा तो हैरान रह गई। ज्ञान विला के गेट पर इश्की का इंतजार कर रहा था। इश्की तुरंत बोली, तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? उद्धरण चिन्ह। मेरे लिए यह बहुत आसान था। क्या तुम अभी भी सो रही हो? ज्ञान ने इश्की की ओर देखा और समझ गया कि वह अभी अभी उठी है। हाँ, अंदर आ जाओ। इश्की ज्ञान को अंदर ले गई। तुम कहाँ खाने के लिए जाना चाहते हो? इश्की ने ज्ञान से पूछा। मुझे नहीं पता, मैं इस जगह को अच्छी तरह से नहीं जानता। क्या तुम्हें नहीं पता कि अच्छा खाना कहाँ मिलता है? इश्की ने बस सिर हिलाया और कुछ सोचने लगी। आई, मैं कपड़े चेंज कर करके आती हूँ, तब तक तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हें खाने के लिए अच्छी जगह ले चलूंगी। इश्की ऊपर चली गई। ज्ञान सोफे पर बैठकर इश्की के आने का इंतजार करने लगा। जल्दी ही इश्की कपड़े बदलकर नीचे आई और ज्ञान से बोली, चलो चले। क्या तुमने सोचा है कि हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ, तुम गाड़ी चलाओ। इश्की ने ज्ञान को कार की चाबियां दी। तुमने मुझे फिर से ड्राइवर बना दिया, ज्ञान ने शिकायत करते हुए कहा।
बकवास बंद करो, तुम्हें मैं फ्री में खाना नहीं खिलाऊंगी, इसलिए गाड़ी चलाओ। इश्की कार में बैठ गई। ज्ञान भी गाड़ी में चढ़ गया और उसकी तारीफ करते हुए बोला, ये कार बहुत अच्छी है, ये तुम्हें किसने दी? उद्धरण चिन्ह। क्या मैं इसे खुद नहीं खरीद सकती? उद्धरण चिन्ह। तुम बहुत कंजूस हो, तुम कार पर कभी पैसे खर्च नहीं करोगी। अब बताओ ये कार किसने दी? उद्धरण चिन्ह। अयांश, मुझे पता था, उसके अलावा कोई भी तुम्हें इतनी महंगी कार नहीं दे सकता। ज्ञान ने कार स्टार्ट की और कार तेजी से आगे चलने लगी। तुम इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहे? उद्धरण चिन्ह। मैं तो बस देख रहा था कि कार की स्पीड कैसी है। इश्की ने बस उसे घूरकर देखा और बोली, अगर तुम इतनी तेज गाड़ी चलाओगी तो ट्रैफिक पुलिस हमें पकड़ लेगी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं पुलिस से डरता हूँ? ज्ञान इश्की को देखकर मुस्कुराया। इश्की ज्ञान को लेकर क्लब हाउस की ओर चल पड़ी। जैसे ही ज्ञान ने उस जगह को देखा तुरंत बोला, ये बहुत अच्छा लग रहा है, चलो अंदर चले। इश्की अंदर चली गई। हेलो, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? अटेंडेंट ने इश्की से पूछा। नहीं, माफ कीजिए, मैं आपको बिना अपॉइंटमेंट के अंदर नहीं जाने दे सकती। ये जगह दिखने में अच्छी है लेकिन इसने बहुत सारे रूल बना रखे हैं, ज्ञान ने कहा। वह थोड़ा नाराज लग रहा था। इश्की ने अपनी जेब से गोल्डन कार्ड निकाला और बोली, क्या आपको लगता है कि अब हम अंदर जा सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। जब स्टाफ ने उस कार्ड को लिया और उसे चेक करने के बाद उनकी आंखें चौड़ी हो गई और उनकी राय तुरंत बदल गई। अब वह इश्की को विनम्रता और सम्मान के साथ देख रहे थे। जय इश्की ज्ञान की ओर मुड़ी और बोली, अब चलो हम अंदर जा सकते हैं। ज्ञान मुस्कुराया, वह काफी खुश लग रहा था। स्टाफ इश्की का पीछा करते हुए क्लब हाउस में आए। जैसे ही वह आगे बढ़े, ज्ञान ने हैरानी से कहा, यह बाहर से जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। मेनू में क्या है? ज्ञान ने आगे चल रहे सर्विस स्टाफ से पूछा। हमारे पास ढेर सारे व्यंजन हैं, आप मेनू देखकर समझ जाएंगे। स्टाफ उन्हें एक प्राइवेट कमरे की तरफ ले गई। इश्की उस कमरे में आई और चारों तरफ देखने के बाद ज्ञान से बोली, तुम क्या सोच रहे हो? उद्धरण चिन्ह। ज्ञान तुरंत बोला, ये काफी अच्छा है, क्या कोई और कमरा है? उद्धरण चिन्ह। आप प्लीज इधर चलिए। स्टाफ उन्हें दूसरे प्राइवेट रूम में ले गई। वह कमरा उन्हें काफी अच्छा लगा तो वह वहां रुक गए। स्टाफ ने मेनू कार्ड ज्ञान की ओर बढ़ाया। ज्ञान ने भी कुछ चीज मंगाए और खाना तैयार होने का इंतजार करने लगे। दोनों ने थोड़ी देर बातें की और जैसे ही उनका खाना टेबल पर आया उन्होंने तुरंत खाना शुरू कर दिया। ज्ञान ने तारीफ करते हुए कहा, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। इश्की ने भी सहमति में सिर हिलाया। दोनों ने काफी अच्छे से खाना खाया। उसके बाद इश्की उठी और एंटरटेनमेंट जोन में चली गई जो क्लब हाउस में ही था। वहां बहुत सारे गेम थे। इश्की चारों तरफ देखने लगी, तभी उसकी नजर शूटिंग गेम पर पड़ी। ज्ञान, इधर देखो, हमारे पास यहाँ करने के लिए कुछ मजेदार चीज है। ज्ञान अभी भी टेबल पर झुका था। जब उसने इश्की को पुकारते हुए सुना तो उत्सुकता से खड़ा हुआ और उसके पास आकर बोला, वह क्या है? उद्धरण चिन्ह। एक शूटिंग गेम। क्या हम एक राउंड खेलें और हारने वाला बिल चुकाएगा? इश्की मुस्कुराकर बोली। चलो शुरू करते हैं। बिना किसी देरी के दोनों ने गेम खेलना शुरू कर दिया। शुरू में वह एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे थे लेकिन अंत तक आते आते वह साथ में खेलने लगे। अयांश अपने ऑफिस में बैठा था, तभी माधव एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के साथ उसके पास आया। मिस्टर सिंघानिया, ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसे आप ध्यान से देखिए। ठीक है, वैसे मैं चाहता हूँ कि तुम कंपनी में देखो कि हाल ही में कुछ पैसे निकले गए हैं या नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम पता लगाओ कि पैसे निकाले गए हैं तो वह कहाँ गए। अयांश ने ऑर्डर दिया। ठीक है, मैं इस काम को शुरू करता हूँ। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, अयांश ने जवाब दिया। तुम अभी अभी वापस आए हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक दिन छुट्टी लो और आराम करो। थैंक यू मिस्टर सिंघानिया, माधव ने जवाब दिया और ऑफिस से बाहर चला गया। अयांश अपने काम में डूबा ही था कि तभी उसे किसी के कदमों की आवाज आई। फिर किसी ने अयांश के केबिन के गेट को खटखटाया। अंदर आ जाओ। हेलो अयांश, बहुत टाइम हो गया, फलक की आवाज तुरंत आई। मिस फलक, आप यहाँ क्यों आई हैं? अयांश ने पूछा और उसका ध्यान फिर से कागजों पर चला गया। मिस्टर सिंघानिया, तुम कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो। नहीं, सचमुच ये उतना कुछ जरूरी नहीं है। वैसे आप यहाँ किस लिए आए हैं? अयांश ने पेन नीचे रखते हुए कहा, मैं एक बड़े प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। मुझे एक पार्टनर की जरूरत है और तुम एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। तो क्या तुम पार्टनरशिप करना चाहते हो? थैंक यू फलक कि आप मुझ पर इतना भरोसा करती है, लेकिन इस कंपनी के फैसले अब मिस्टर अभिमान सिंघानिया ले रहे हैं क्योंकि वह अब इस कंपनी के अध्यक्ष है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अभिमान सिंघानिया अध्यक्ष बन सकते हैं। क्या वह अभी भी ऑफिस में है? मैं उनसे बात करके आती हूँ। फलक के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी पड़ गई। वह इस अवसर का लाभ उठाकर अयांश से और भी ज्यादा मिलना चाहती थी। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसे अभिमान सिंघानिया से मिलना पड़ेगा। मुझे लगता है वह ऑफिस में ही है। इतना बोलने के बाद अयांश अपने काम पर लग गया।
ठीक है, फिर मैं कभी और तुमसे मिलने आऊंगी। मुझे अभी मिस्टर सिंघानिया से मिलना होगा। फलक उठी और गेट से बाहर चली गई। फलक ने लिफ्ट लिया और ऊपर चली गई। उसने रिसेप्शनिस्ट से वहां जाकर पूछा कि क्या अभिमान सिंघानिया अंदर है। उस रिसेप्शनिस्ट ने उसे नहीं पहचाना और तुरंत बोली, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप कौन है? क्या आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है? फलक सोचने लगी कि क्या उसे अभिमान सिंघानिया से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत है। उसने रिसेप्शनिस्ट को घूरते हुए कहा, उन्हें बताओ कि मिस फलक उनसे कुछ बात करने के लिए आई है। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत मिस्टर सिंघानिया को फोन किया और उन्हें बताया कि फलक उनसे मिलने आई है, उसे अंदर भेजो। अभिमान ने तुरंत कहा। मिस्टर सिंघानिया ने कहा कि आप अंदर जा सकती हैं। फलक ने गेट खोला और अंदर चली गई। अभिमान ने उसे एक नज़र देखा और अपना काम करने लगे। अगर अतीत में ये होता तो वह तुरंत उसके पास जाकर उससे बातें करते। उन्होंने इशारा करते हुए कहा, मिस फलक कृपया बैठ जाए। मिस्टर सिंघानिया, मुझे कहना होगा कि आपने अपने लिए एक बहुत अच्छा कैबिन ढूंढा है। अभिमान को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि फलक उसे किस तरीके से बात कर रही थी। उन्होंने तुरंत पूछा, आप कभी कभार ही आती है, इसलिए आप मुझे बता सकती हैं कि आप यहाँ क्या करने आई हैं? उद्धरण चिन्ह। मिस्टर सिंघानिया, ऐसा लगता है कि अध्यक्ष बनने के बाद आप नए इंसान की तरह व्यवहार कर रहे हैं। फलक तुरंत एक कुर्सी पर बैठ गई। मुद्दे पर आते हैं, मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप पार्टनरशिप में रुचि लेते हैं? फलक ने उनके चेहरे के भी को ध्यान से देखते हुए कहा, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे उसके बारे में बता सकती हैं। कुछ घंटे तक दोनों की बातें होती रही। अभिमान सिंघानिया ने फलक से इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचने के लिए टाइम मांगा और फलक ने भी हामी भरी और वह वहां रुकना नहीं चाहती थी। वह तुरंत ऑफिस से चली गई।